और अब बात पाकिस्तान की नापाक साजिश की, जो एक बार फिर रात के अंधेरे में बॉर्डर पर दिखी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, सांबा और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। ड्रोन दिखने पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में ड्रोन की गतिविधि देखते ही भारतीय जवानों की ने यहाँ पर गोलीबारी शुरू की। ड्रोन कुछ मिनट भारतीय क्षेत्र के ऊपर मंडराने के बाद वापस लौट गया। बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। हिमालय राज्यों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा चल रही है, जिसने उत्तर भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। कड़ाके की ठंड के बीच आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के आया नगर में पारा 6 डिग्री पर लुढ़क गया, जबकि पालम में 5 डिग्री, सफदरजंग में 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली एनसीआर में ठंड की कहर लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में अब जो धूप है वो जरूर खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके टेम्परेचर बहुत कम है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली में टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी भी राजधानी दिल्ली में जो सफ़ेद कोहरे की चादर है वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम और भी बिगड़ सकता है और आने वाले दिनों में शीतलहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में अभी भी ठंड की जो हालात हैं वो बदतर हैं, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा गलन और बहुत ज़्यादा ठिठुरन महसूस हो रहा है। कई इलाकों में टेम्परेचर बेहद कम रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में जबरदस्त ठंड और घना कोहरा अपना सितम बरपा रहा है। नागौर जिले के साथ ही सीकर जिले के फतेहपुर और सिरोही जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही अधिकतर जिलों में शीतलहर भी चल रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है। राजधानी जयपुर समेत दर्जन भर से ज्यादा जिलों में 5वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कुछ जिलों में 8वीं क्लास तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में ठंड, शीतलहर और घने कोहरे का असर अगले 1 हफ्ते तक और जारी रहेगा। वहीं पूर्वी बेंगलुरु के सुब्रमण्यम लेआउट इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 18 साल के युवक को शर्मिला की हत्या के मामले में अरेस्ट किया है। 3 जनवरी की रात एक अपार्टमेंट में आग लगी थी। दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो एक फ्लैट के भीतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डीके का जला हुआ शव मिला। शुरुआती जांच में मामला शॉर्ट सर्किट का लग रहा था, लेकिन महिला के एक दोस्त ने संदेह जताया तो पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शर्मिला की मौत आग से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसी इमारत में रहने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया। युवक ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर उसने मुंह और नाक दबाकर शर्मिला का दम घोट दिया। बाद में सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने वहां आग लगा दी ताकि मामला हादसा का लगे। जाते जाते वो शर्मिला का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर अर्की इलाके में पुराने बस अड्डे के पास मौजूद बाजार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते इसने बाजार में मौजूद दुकानों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने यहां आग की लपटों को शांत कराया। आग बेहद विकराल होने की वजह से यहां पर कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलानी पड़ी और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू किया गया। यूपी के हरदोई में रोडवेज वर्कशॉप में तब अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यूरिया से भरे प्लास्टिक ड्रमों में अचानक भीषण आग लग गई। आग
की लपटें और धुएं का उठता गुबार देखकर आसपास मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे काफी दूर से ही देखा जा सकता था। आग से आसपास का इलाका धुआं हो गया। प्लास्टिक के ड्रमों में यूरिया की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। तब तक आग के आगोश में वर्कशॉप का एक बड़ा हिस्सा आ गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये डीजल पेट्रोल है सब भैया, वहाँ मत देना, ये जला तेल है। गनीमत रही कि इस हादसे में ना तो कोई जनहानि हुई और ना ही किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंचा। वहीं आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसका आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड की नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर रास्ते पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में रस्सी के सहारे एक मानव श्रृंखला बनाई और एक एक कर सभी घायलों को खाई से सड़क तक पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है ट्रैवलर में सवार सभी छात्र छात्राएं थे। सभी गाजियाबाद से टूर पर आए हुए थे। रास्ते में नियंत्रण बिगड़ जाने से ट्रैवलर खाई में गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे आरजेडी के सांसद वहां मतदाताओं को ही गाली देते हुए नजर आए। आरजेडी सांसद ने हार का ठीकरा जनता पर ही फोड़ दिया। कैमरे में कैद आरजेडी सांसद सुरेंद्र मेहता तब आग बबूला हो गए जब लोगों ने उनसे हार के बारे में पूछ लिया, जिसके बाद गाड़ी पर सवार सुरेंद्र मेहता जनता को ही भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। लोग दे दिया उसको, टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000। जादव खाली ठीक है सर, क्या करिए तो उसी क्या करते भाई। आरजेडी सांसद सुरेंद्र मेहता का गुस्सा तब भड़का जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने उनसे वोटिंग के बारे में चर्चा शुरू कर दी। बता दें कि बिहार की जहानाबाद से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जनता के नापसंद करने पर सुरेंद्र मेहता उनको गाली देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की, जहां पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम पहुंचे हुए हैं। और यहां देखिए बापू को पहले उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए और साबरमती आश्रम की महिलाओं से बातचीत भी की। आश्रम की हर एक चीज दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और खुद बता भी रहे हैं, हर चीज के बारे में जानकारियां दे रहे हैं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को। और जब वो गाड़ी से उतरे, अभिवादन करते दोनों ही एक दूसरे का, बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। देखिए चरखे में किस तरह सूत काटा जाता है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी है। और जो विजिटर डायरी होती है वहाँ पर अपने जो एक्सपीरियंस रजिस्टर किया है जर्मन चांसलर ने। फ्रेडरिक मर्ज के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारत और जर्मनी दोनों के बीच में रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर फ्रेडरिक मर्ज भारत पहुंचे हुए हैं। और ये जब साबरमती आश्रम लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां आश्रम की हर एक चीज़ के बारे में उन्हें बताया, किस तरह से जो बापू के आदर्श हैं जो न सिर्फ भारतीयों को बल्कि दुनिया के हर एक शख्स को प्रेरित करने का काम करते हैं, उन नीतियों के बारे में भी अवगत कराया। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही है। मेघा, कितना अहम हो जाता है जर्मन चांसलर का ये भारत दौरा? बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है, क्योंकि आपको परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा किस परिप्रेक्ष्य में ये विज़िट हो रही है जर्मन चांसलर की। और पहली विज़िट है इनकी भारत में, और सीधे अहमदाबाद और उसके बाद यहाँ से बेंगलुरु जाएंगे। मगर आज जब प्रधानमंत्री के साथ 2-3 अलग अलग लोकेशंस पर आप
प्रधानमंत्री के साथ में आपको जर्मन चांसलर दिखेंगे तो सिर्फ नज़रें बायलैटरल पे नहीं होंगी, इस बात पे होंगी कि एक ऐसे समय पर वो गुजरात आ रहे हैं या अहमदाबाद आ रहे हैं जो शायद इस स्टेट या इस सिटी का सबसे बेहतरीन समय है यहाँ पर होने का। मैं जहाँ से आपको अभी लाइव आपके साथ जुड़ रही हूँ, ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ इतने अलग अलग देशों से आए हुए लोग यहाँ सिर्फ काइट फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आते हैं। लेकिन न्यूज़ के हिसाब से वापस आते हुए सबसे पहले साबरमती आश्रम में आपको दिखेंगे। अभी जो विजुअल्स दिख रहे होंगे आपको साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर की विजुअल्स, और उसके बाद वो यहाँ आएंगे जहाँ मैं खड़ी हूँ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में। और ये एक्चुअली इंटरनेशनल फेस्टिवल है। कहीं ग्रीस से आए हुए लोग आपको दिखेंगे, कहीं टर्की से आए हुए लोग दिखेंगे, कहीं यूनाइटेड किंगडम से आए हुए लोग दिखेंगे। और ये सब 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन हाँ सच्चाई है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि उसको सिर्फ इसके लिए 48 घंटों के लिए लोग दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं। बिल्कुल मेघा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर दे रही हैं, साथ तस्वीरें भी यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे भी आपसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल